नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे देश में कुछ सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा। और ये कुछ सांप्रदायिक तत्व वो हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से इनको बरदस्त प्राप्त है, इनकी सरपरस्ती है और ये उस अपनी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर समाज में जहल घोरने का काम करते हैं। ये हम और आप भली भांति जानते हैं और इन शरारती तत्वों का सिर्फ और सिर्फ इन्हें यही हिदायत दी जाती है कि आम जनता के दिमाग में, जो हमारे समाज में, जो हमारे प्रदेश में, जो हमारे देश में वास्तविक मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन वास्तविक मूलभूत ज़रूरतों से उनका ध्यान भटकाना है। और यह सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह सत्ता पार्टी हो या विपक्ष हो, सभी राजनीतिक पार्टियों के कुछ शरारती तत्व होते हैं जिन्हें उनके द्वारा बर्दाश्त प्राप्त होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उन्हें हर सुख सुविधाओं से का लाभ दिया जाता है। और वही शरारती तत्व, चाहे वह इटावा रहा हो कथावाचक, चाहे वह मणिपुर का रहा हो, चाहे वह अन्य किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की चेष्टा की जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के पाले हुए शरारती तत्वों के द्वारा या इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मेरे साथियों, आज हमारे देश में चलन बन गया है कि किसी चीज को पॉपुलर करने के लिए, प्रसिद्धि करने के लिए थोड़े से चिंगारी को भड़का दिया जाए, पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ जाती है। अब आप देख रहे हैं, और ऐसे तत्वों को, ऐसे शरारती तत्वों को, ऐसे अराजक तत्वों को यह राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं और इन्हें कुछ दिन बाद अपनी पार्टी में बड़ा ओहदा भी दे देती हैं। उदाहरण कई हैं, चाहे वह रीता बहुगुणा के घर के जलाने का मामला रहा हो, आपने देखा कैसे कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पार्टी में बड़ा ओहदा मिल गया, राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। तो यह सब मेरे साथियों सोची समझी साजिश इन राजनेताओं का एक हथकंडा मात्र है। आज जरूरत है, मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले जब लखनऊ में लुलु मॉल बन रहा था तो आपने देखा कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और देखते ही देखते यह वीडियो इतना पॉपुलर हुआ कि लुलु मॉल को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के जुबान पर लुलु मॉल का नाम आ गया और उन शरारती लोगों को जिन्होंने वहां नमाज पढ़ा कुछ दिन के लिए जेल हुई, मामला शांत हो गया, लुलु मॉल प्रसिद्ध हो गया। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर इतना ही दरख्वास्त करता है कि इन शरारती तत्वों के झांसे में ना आए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए, भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। सरकार को आईना दिखाएं, प्रशासन को आईना दिखाएं कि क्या सही क्या गलत, आज हमें जरूरत किसकी है। मेरे साथियों, एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा कि इन उपद्रवी तत्वों के झांसे में आकर के, इन राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आकर के हम क्या खो रहे हैं, हम कहां लूट रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया
कुछ दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मुझे नई बाइक लेनी पड़ी। तो मैंने हांडा के शोरूम में जाकर के अपने बजट के अनुरूप एक बाइक का चयन किया। उस बाइक का नाम है हांडा शाइन 100 सीसी, जिस बाइक की कीमत कुल मिलाकर के 84,900 रुपये बताई गई। मैंने उस बाइक को परचेज किया। आश्चर्य तब हुआ जब उस बाइक का इनवॉइस मुझे मिला। उस बाइक में वास्तविक कीमत बाइक की थी 50,700 रुपये। अब मेरे साथियों देखिए, 50,700 रुपये की बाइक हमें खरीदनी पड़ी 84,900 रुपये में। अब आप सोचिए सरकार हमें कहां लूट रही है। हम इन बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं कि सरकार हमें 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल दे करके हमारा गला काट रही है। 28% टैक्स इस बाइक पर, 14% SGST, 14% CGST, 28% टैक्स, अर्थात 1/4 से ज्यादा। सोचिए अगर यही टैक्स का बोझ कम होता तो ज्यादा से ज्यादा हमें उस बाइक को 60 से 65,000 रुपए में हमारी पहुंच में आ जाता। क्या आपने कभी इस पर गौर किया? और यह तो सिर्फ एक उदाहरण बाइक का है। हर चीज में हमारी सरकारों के द्वारा हमें गुमराह कर, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा करके, हिंदू मुसलमान में उलझा करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में उलझा करके, मंदिर मस्जिद में उलझा करके, राम रहीम में उलझा करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है। अब इस बाइक में देखिए, जो बाइक मैन्युफैक्चर की गई 50,700 रुपए में, उस बाइक पे 14% SGST, 14% CGST मिला करके इस बाइक की कीमत, उसमें RTO इंश्योरेंस मिला करके उसकी कीमत निर्धारित की गई। अब आप देखिए, मैन्युफैक्चरर कंपनियों का 1 रुपए, 50,700 के ऊपर 1 रुपए टैक्स के रूप में क्या उन्हें अपनी जेब से देना पड़ा? मैन्युफैक्चरर कंपनियों को 1 रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ा। टैक्स देता कौन है? आम जनता। और हम आम जनता जो सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं, सरकार को बनाने की ताकत रखते हैं, जिनके दरवाजे पर सरकारें चुनाव के समय आती हैं, अपनी नाक रगड़ती हैं, चुनाव होने के बाद वही आम जनता इनके हाथों का खिलौना बन जाती है। मेरे साथियों, सिर्फ हमें दिमाग से थोड़ा सा जोर दे करके, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ऊपर उठ करके, अगर भारतीय नागरिक होने के नाते इस पर थोड़ा भी गौर करें तो स्थितियां बद से बदतर होने से बच जाएंगी। हम अपने बच्चों को अंधकार की तरफ जाने से बचा सकते हैं। हम अपने देश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और यह सब जो अनगिनत बुराइयां अज्ञानता के कारण हमारे हैं, हम इनके बहकावे में आते हैं कि हमें अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल सकी है। मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं। ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो आपको स्वयं एहसास होगा कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा किसके भले के लिए कह रहा है। अगर आपको वही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए इन सरकारों के द्वारा तो हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता ही न पड़े। आखिर क्यों शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है?
जो शिक्षा किसी भी राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर ले जाती है, जिस शिक्षा के अभाव में किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, वही शिक्षा हमारे यहां बेची जा रही है। जिस शिक्षा पर हमारा समान अधिकार होना चाहिए वह हमारे पहुंच से काफी दूर है। तो कैसे हमारे बच्चे विश्व गुरु बनेंगे? हमारे बच्चे कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? कैसे वह सुख समृद्धि से आगे बढ़ेंगे? कैसे वह चांद तारों पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब शिक्षा चंद मुट्ठी भर लोगों के पकड़ में है तो हमारा 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाई इससे वंचित क्यों है? क्या आपने सवाल पूछा अपने सरकारों से, अपने दरवाजे पर वोट मांगने वालों से? क्या सिर्फ गेहूं चावल के नाम पर ही आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं? गेहूं चावल की लाइन में अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं, उसी में खड़ा होने पर आपको संतुष्टि मिलती है कि आज हमें 5 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिल गया? या अपने बच्चों को शुभांशु शुक्ला की भांति देश का प्रतिनिधित्व कराना चाहते हैं? या अपने बच्चों को इन राजनेताओं के आगे हाथ फैलाते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाथ फैलाते हुए देखना चाहते हैं तो आपकी चुप्पी जायज है, मैं गलत हूं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शुभांशु शुक्ला की भांति चांद पर पहुंचाना चाहते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उस लाइन में खड़े हुए देखना चाहते हैं, तो आपको सरकार से सवाल जवाब करना होगा कि व्यवसायिक होती शिक्षाकरण पर लगाम लगाएं। ये जो शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है इस पर पूर्ण विराम लगाया जाए और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा तक हिंदुस्तान के हर बच्चे का अधिकार हो, हर बच्चे की पहुंच हो। उसमें कोई अमीर गरीब ना हो, वहां कोई जाति पात न हो, वहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो। और यह तभी संभव होगा मेरे साथियों जब भारतीय सर्वधर्म पार्टी का आपके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि आज के बाद, आज की परिस्थिति में, आज के समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में मुफ्त शिक्षा की घोषणा नहीं की गई, न की जाएगी। सिर्फ दिखावे के नाम पर आपको आरटीई एक्ट दे दिया गया, आर्टिकल 21A दे दिया गया, और जब इस पर आप सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा कि इसके लिए सरकारी स्कूल हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं अपने इस लाइव फेसबुक के लाइव वीडियो के माध्यम से, क्या हमारे देश में इतने सरकारी स्कूल हैं कि वह हिंदुस्तान के हर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के ही बच्चों को, सभी बच्चों की मैं बात छोड़ रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो आर्टिकल 21A के तहत, उनके मौलिक अधिकार के तहत उन्हें मुफ्त शिक्षा ग्रहण कराई जा सके। और क्या इन स्कूलों में इतनी मूलभूत सुविधाएं हैं? क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 हमें वह अधिकार देता है कि जीवन जीने का अधिकार जो है वह सिर्फ घुट घुट कर जीने का नहीं, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या वह है सुविधाएं? उस अधिकार के तहत आपके इन सरकारी स्कूलों में वह सुविधाएं हैं? अगर नहीं है तो फिर आप यह कहना छोड़ दीजिए कि आरटीई एक्ट के तहत, और भी आरटीई एक्ट के तहत सिर्फ 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। आर्टिकल 21A के तहत आप किसी भी बच्चे को उसका मौलिक अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं, उससे आपने वंचित कर रखा है। और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता आया हूं, सरकार के झांसे में ना आए। शिक्षा ही आपके बच्चों को एक अलग पहचान दिला सकती है। राष्ट्र वही विकास कर सकता है जहां शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री हो और कोई भी चीज फ्री ना हो, क्योंकि बाकी की फ्री की चीजें हमें आलसी और गुलाम बनाती हैं। शिक्षा ही हमें सम्मान के साथ सर ऊंचा करके
जीवन जीना सिखाती हैं। अब फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत।